दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? प्रमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या वह होती है जिनमें प्रमेय संख्या भी और अप्रमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रमेय और अप्रमेय क्या होती है। इनको पहले देख लें। प्रमेय संख्या क्लास 9 में तो पढ़ चुके हैं, अब 8 भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिमाइंडर कराना जरूरी है। ठीक है, तो वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं प्रमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, 3/4 हो गया आदि हो गए। जहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आप जानते होंगे, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? 0, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट। इधर भी -इन्फिनिटी तक, इधर भी -इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो इनको हम पूर्णांक कहते हैं। अब और क्यों जहाँ पर 0 ना हो। ठीक है, अप्रमेय संख्या कहलाती है वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अप्रमेय संख्या कहलाती हैं जैसे क्या हो गया 0.3131131113 डॉट, ये चलते रहते। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया आदि, इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रमेय संख्या हमारी क्या होती है? प्रमेय संख्या में हमारी कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? प्रमेय संख्या में आएगी हमारा, प्रमेय संख्या में हमारा आ जाएगा प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। और पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। पूर्ण संख्या भी जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, और पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा। जैसे -3 हो गया, डॉट डॉट इधर है, -2 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक, ये देखो जो P/Q के में हो उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। तो अगर 0 लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये भी तो P/Q के फॉर्म, तभी ये आ गई। ठीक, और अगर -3 है तो इसके नीचे भी तो 1 होगा, तो ऐसे इसलिए पूर्णांक आ गई। और प्राकृतिक संख्या तो होती है जैसे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो वैसे ही हमने लिखा है यहाँ पे प्रमेय संख्या कौन है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अप्रमेय कौन होती है? जो ही ऊपर बताई गई हैं वही होती हैं, √2, √3, √5, पाई, ये सब। ठीक, अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है। रियल नंबर लाइन क्या होता है? एक हम लाइन खींचेंगे, उस पर हम इंटीजर्स को पिरोएंगे, इंटीजर्स को हम वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 0 बिल्कुल मिडल पार्ट होता है, इसके राइट हैंड साइड में धनात्मक पूर्णांक और लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ से क्या तो 1, 2, 3, 4, 4 आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इधर माइनस में जो होता है ये सब माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा होती है, इस पर हम नंबरों को दर्शाते हैं। अब हमारा क्या है? वास्तविक संख्या के 2 अति महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं हमारे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं। नंबर दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यह दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ निकालने की एक विधि है। ठीक है, जहाँ ये बड़ा है b से तब ये बराबर b गुणे q प्लस r, जहाँ r छोटा है b से। स्पेशली इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये एचसीएफ निकालने की विधि है। नंबर दूसरा, 2 संख्याएं हमें दी गई होंगी जिनमें एक हमारा बड़ा होगा और रिमाइंडर हमारा जो है हमेशा छोटा होगा b से। जैसे हमें 5 और 4 दे दिया गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इनका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 हमारा बड़ा है 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 को हम कैसे लिखेंगे? पहले तो 5 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, 4 से। 4 बन जा 4, 4 आया, 1 आया। ठीक है, तो हम 5 को कैसे लिखेंगे? 4 1 जा 4 प्लस 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा b हो जाएगा
जो कि है ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यही मतलब है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 404 हमारा बड़ा है, 96 छोटा है, तो इसको हम कैसे, 404 को अंदर रख के 96 से भाग किया, इतना आया। ठीक है, 384, 96 चौका 384 माइनस के 20 आया। अब हमें किस में देखना है, हमें देखना है डिवाइजर में और रिमाइंडर में। तो जो बड़ा होगा उसको हम करेंगे। तो डिवाइजर हमारा बड़ा है, ठीक है, यानी हमारा भाजक बड़ा है, 96 और 20 है, तो इसको इससे भाग करेंगे। तो 20 चौका 80, 80 हो गया, 16 आ गया। अब इसमें 16 और 20 में देखें कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है, इसको रख लेंगे हम डिवाइडेंड के रूप में, यानी भाज्य के रूप में। फिर इसको हम करेंगे 16 एकम 16, तो यहाँ पर 4 बचा। अब 4 और 16 में देखेंगे 16 बड़ा, ठीक, तो 4 चौक 16, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो हमारा 4 जो है यही एचसीएफ है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, 20 चौक 80 और प्लस 16, 96 हो गया, 16 एकम 16 प्लस 4, ठीक है, और फिर यहाँ 4 चौक 16, रिमाइंडर 0, तो इधर वाली जो संख्या होगी उसको हम एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम देखेंगे दूसरा अंक गणित, इसको प्रमेय 1.1 भी कहते हैं। अब न्यू सिलेबस से जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे हमें कोई, देखो पहले भाज्य देखो, भाज्य और अभाज्य देखो, पहले इसका मतलब समझ लो। भाज्य वह संख्या होती है जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से कट जाए, यानी और तीसरी संख्या से कट जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक, और 2 हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो खुद से कटती है, एक से कटती है और किसी से नहीं कटती। ठीक, तो 1 और 2 कुछ हो, तो 2 हमारी अभाज्य हो गई। ऐसे 3 भी खुद से कटती है और एक से कटती, ठीक, लेकिन 4 जो है हमारा क्या है, 4 भाज्य है। 4 एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। ऐसे 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक, तो ऐसे ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे भाज्य संख्याएं होती हैं। और ये 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारे भाज्य संख्या है। यानी कोई हमें भाज्य संख्या दे, जिसे हमें 6 दे दिया है, ठीक, तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 को पहले 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3, तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3, तो ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य वाले टोटल हो गए, अभाज्य वाले में। तो यानी ये क्या कह रहा है कि भाज्य को हम अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। यानी आप किसी भी तरीके से 6 को 3 गुणे 2 भी लिख सकते हो, 2 गुणे 3, यानी इसका कोई क्रम नहीं है। इसका जो हम करोगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ही आएगा, ये नहीं हो सकता कम ज़्यादा, ये बराबर रहेगी, उसी का कहते हैं अद्वितीय। ठीक, जैसे हमने 50 का किया है, ठीक है, 50 को हमने किया है 2 गुणे 5 गुणे 5। अब ये 5 2 बार है तो 2 की इसकी पावर भी ले सकते हैं। ठीक है, 210 को भी ऐसे किया है, कोई क्रम नहीं है बिना क्रम के, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा एचसीएफ एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम दोनों। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ आप जानते हैं कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। यानी क्या, जैसे यहाँ पर है, ठीक, जैसे यहाँ पर है हमारा 4 है और 6 है। ठीक, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, भाज्य को अभाज्य में लिख सकते हैं। ठीक, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी पावर जो होती है वो एचसीएफ होती है, यानी 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया, तो एचसीएफ होता है। ठीक है,
तो हमने 6 और 20 का एचसीएफ निकाला, 6 को ऐसे हम गुणनखंड किया, 6 20 का एचसीएफ हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, अब 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 6 20 का वही गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं का। 6 20 का एलसीएम हमारा क्या हो जाए? सबसे बड़ी घात, इसकी बड़ी घात 2 पावर 2, 3 की 1 ही पावर है तो 1, 5 की तो 1, तो इसका 60 आ गया। अब इन दोनों में जो है एलसीएम और एचसीएफ में हमारे एक संबंध होता है। जैसे कोई दो संख्याएं दे दी गई, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, उन दोनों को गुणा कराएंगे और उन दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे तो वो बराबर ही आएगा। ठीक, जैसे 6 20 का एलसीएम 60 है तथा 6 20 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें संख्या कौन सी दे रही है कि ए है, बी है और ये एलसीएम हमारा, तो एचसीएफ हम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम 60 है, ए 6 है, बी 20 है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ गुणे ए इंटू बी। ठीक है, तो इसका मान कितना 60 है, एचसीएफ हमें ज्ञात ही करना है 6 इंटू 20। ठीक, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो 6 दाम 60 और 10 दूनी 20, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।